नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेडियो एजाइल में। ये हमारा MPPSC प्री की यूनिट 10 का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में NGT को 20 क्वेश्चंस में पूरी तरह से कवर किया था और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे किसको, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को, जिसमें राज्य और राष्ट्रीय दोनों को इसमें कवर करेंगे। और ऐसे ही आगे की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में आप उसे भी हमें बता सकते हैं, या आपको कोई टॉपिक ऐसा हो कि जो टफ लगता हो और आप चाहते हो कि हम उस पर वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन पर हमें बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, संसद के किस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया। तो देखिए, इसका गठन किया गया है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत, जिसकी अध्याय 2 की धारा 3 में इसके गठन का प्रावधान है। इसके अधिनियम की बात करें तो इसमें टोटल 7 अध्यायों का वर्णन किया गया है। 7 अध्यायों का वर्णन किया गया है, जिसमें अध्याय 1 जो है वो इसके संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ से संबंधित है। अध्याय 3 में इसके कार्यों और शक्तियों का वर्णन है। अध्याय 4 में राज्य बाल संरक्षण आयोग के गठन का प्रावधान है, जिसकी इसकी धारा 17 में इसका हर राज्य को एक बाल संरक्षण आयोग के गठन को निर्देश दिया गया है। अध्याय 4 की धारा 17 में। अध्याय 5 में बालक न्यायालय की बात करी गई है। यहाँ पे बालक न्यायालय से मतलब यह है कि राज्य के द्वारा बालकों के विरुद्ध जितने भी अपराध हैं उनके शीघ्र निपटारे के लिए हर राज्य सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि वह संबंधित राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करके राज्य में कम से कम एक न्यायालय, या कि प्रत्येक जिले में वह एक न्यायालय का वो प्रावधान कर सकता है, जो कि पूरी तरह से बाल न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। और इसमें बालकों से संबंधित ही जितने आपराधिक मामले होंगे या जो भी शिकायतें होंगी वो सारे इन्हीं बाल न्यायालयों में सुने जाएंगे। तो ये प्रावधान है इसके अध्याय 5 में। और अध्याय 6 की बात करें तो इसमें इनके वित्त और लेखा जोखा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जिसमें CAG को राष्ट्रीय और राज्य दोनों आयोगों के व्यय से संबंधित जितने भी लेखा जोखा हैं इनकी कार्यों की दायित्व सौंपा गया है। और अध्याय 7 में इसका प्रकीर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो देखिए, इसका जो गठन किया गया है वो एक अधिनियम के थ्रू है, तो ये जाहिर सी बात है संवैधानिक निकाय है। और चूंकि इसमें एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य, जिसमें कि 2 महिलाएं होना अनिवार्य है, जिनकी नियुक्ति कुछ संबंधित क्षेत्रों को इसमें बताया गया है अधिनियम में, जिसमें उनकी योग्यता और सत्यनिष्ठा तथा उनके अनुभव के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य अर्थात 7 और एक सदस्य सचिव की नियुक्ति, अर्थात कि एक बहुसदस्यीय निकाय भी है। तो A और C इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका। बाल सुरक्षा से संबंधित संविधान में किए गए प्रावधान। तो देखिए, संविधान में जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 39 चा अर्थात 39 चा, जिसको हम इंग्लिश में अगर बात करें तो F से डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें बालकों को स्वतंत्रता और गरिमामय वातावरण में जीने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा कि वो इन्हें ऐसे वातावरण को प्रोवाइड कराए और बालकों व अल्पवयस्कों के शोषण से उनकी रक्षा करे। तो चूँकि ये 39, 45 वगैरह ये सारे हमारे नीति निर्देशक तत्वों में जो कि राज्य को दिए गए हैं DPSP, तो इसी में अनुच्छेद जो 45 है इसमें राज्य को निर्देश दिया गया है कि 6 वर्ष के 0 से 6 वर्ष के बच्चे जितने भी होंगे 1 से 6, तो उनके प्रारंभिक बाल्यावस्था की जितनी भी देख रेख है और उनकी शिक्षा से संबंधित जितने भी काम है वो राज्य का कर्तव्य होगा ऐसा करना। अनुच्छेद 21 का की बात करें तो इसे जोड़ा गया था 2002 में 82 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी 6 से 14 वर्ष के बालकों की जो शिक्षा है उसे मूल अधिकार घोषित किया गया था। तो इसमें मूल अधिकार के तहत इन्हें शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। और अनुच्छेद 24 की बात करें तो इसमें बालकों के शोषण से संबंधित प्रावधान है कि किसी भी कारखाने में जो कि जोखिम भरे कारखाने हैं उनमें उनके बालकों को रोजगार या अर्थात उन्हें वहाँ पे बलपूर्वक कार्य करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ऐसे कुछ प्रावधान अनुच्छेद 24 में किए गए हैं। और एक और है जो कि 39 डा अर्थात ई,
तो इसमें प्रावधान किया गया है कि बच्चों की जो सुकुमार अवस्था है उसका दुरुपयोग ना हो, ऐसे कुछ प्रावधान राज्य करेगा उनको बचाने के लिए, और किसी भी आर्थिक संकट के चलते उन्हें किसी ऐसे क्षेत्र में काम ना करना पड़े जो कि उनकी परिस्थितियों के अनुकूल ना हो। तो ऐसे कुछ प्रावधान हैं जो कि संविधान में किए गए हैं बालकों की सुरक्षा से संबंधित, और इसी तर्ज पर आगे एक राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राज्य बाल संरक्षण आयोग का भी प्रावधान किया गया है, ताकि इन जितने भी यहाँ पे प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेदों में संविधान में, तो उनको किसी न किसी तरह से आगे कार्यान्वित किया जा सके। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे शांता सिन्हा हमारे वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, और प्रियंका कानूनगो ये हमारी पहली अध्यक्ष रही हैं, किसकी? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की पहली अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो रही। और डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, इनकी बात करें तो ये हमारे राज्य बाल संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। देखिए सॉरी यहाँ पे शांता सिन्हा ये हमारी पहली अध्यक्ष रही हैं, और प्रियंका कानूनगो ये हमारी वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इसे आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। और रेखा शर्मा की बात करें तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग की हमारी अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष रही हैं। और यहीं पे इसके गठन को भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की 31 जनवरी 1992 को इसका गठन किया गया, और राज्य महिला आयोग की बात करें तो इसको 23 मार्च 1998। देखिए ये डेट और सन ये दोनों देखिए याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि MPPSC का अगर आप पैटर्न उठाएंगे और देखेंगे प्रीवियस ईयर को, तो ये डेट वगैरह पूछना MPPSC का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये एक तरह से, तो इन्हें ज़रूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल, तो देखिए इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष और 65 वर्ष का। ये दोनों के लिए, राज्य और राष्ट्रीय दोनों के लिए होते हैं, और ये 2 पदावधियों के लिए पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होते हैं, और इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष और 60 वर्ष का। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। एक 3 सदस्य चयन समिति की परामर्श पे इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, जिसमें कि जो अध्यक्ष होगा वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो मंत्री होंगे उनको इसमें अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त किया जाएगा चयन समिति में, और बाकी जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा कुछ विषय हैं जिन्हें हम आगे आपको बताएंगे, जैसे शिक्षा, बाल स्वास्थ्य देखभाल और बाल श्रम तथा बच्चों में तनाव का उन्मूलन संबंधित विषयों से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं, तो उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो केंद्र सरकार तथा 3 सदस्यों वाली चयन समिति की सिफारिश पर। जांच के दौरान, यहाँ पे NGT नहीं, यहाँ पे बाल संरक्षण आयोग है। बाल संरक्षण आयोग को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है? तो देखिए उसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत उसे सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो कि जिसका वर्णन किया गया है धारा 13 में, अधिनियम की धारा 13 में इसका वर्णन किया गया है। धारा 13 की उपधारा 1 और इसके खंड बा में इसका वर्णन है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कैलाश सत्यार्थी के बारे में सही कथन नहीं है। तो कैलाश सत्यार्थी आपने नाम सुना होगा, मलाला यूसुफजई के साथ इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था। ये बचपन बचाओ आंदोलन के संचालक और संस्थापक हैं NGO के। तो देखिए ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, बल्कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष, तो ये कथन यहाँ पे गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? D। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में बालकों को परिभाषित किया गया है। तो बालकों में परिभाषा 0 से 18 वर्ष। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। और 14 नवंबर को भारत में हमारे बाल दिवस मनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के कार्यों में शामिल नहीं है। तो बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कानूनों की जांच और समीक्षा करना तथा प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों को लागू करना। यहाँ पे लागू करना। बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, कार्रवाई चलाने की सिफारिश करना
उन सभी कारकों की जांच करना जो बाल अधिकारों का लाभ उठाने को निषेध हो। यहाँ पे कुछ जैसे कि आप समझिए घरेलू हिंसा, प्राकृतिक आपदाओं या वेश्यावृत्ति, हिंसा, दंगों आदि से संबंधित जितने भी कारक हैं जो कि इनको रोकने का प्रयास करते हैं, तो उनसे संबंधित जितनी भी जांच होगी या तो उनके लिए सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और साधनों का अध्ययन करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना। तो देखिए ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे एक बात ये कथन में देखिए कि उपायों को लागू करना ये गलत है। यहाँ पे उपायों को लागू करने का कार्य आयोग का नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ सिफारिश कर सकता है वो केंद्र सरकार को कि ऐसे ऐसे काम किए जाएं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा इसके में शामिल नहीं है, तो इसमें ए हमारा राइट आंसर होगा इसका। निम्न में से किन मामलों में आयोग शिकायतों की जांच तथा उनकी स्वप्रेरणा से जानकारी ले सकता है? तो बाल अधिकारों से वंचित, देखिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग है तो जाहिर सी बात है कि ये बालकों के अधिकारों से जितने मतलब जिन जिन तरीक़ों से ये उसकी सुरक्षा कर सके वो सारे काम इसको दिए जाएंगे। तो बाल अधिकारों से वंचित रखना और उल्लंघन ऐसे किसी भी मामले की सुनवाई ये स्वप्रेरणा से भी कर सकता है, और अगर कोई शिकायत करता है तो उसकी जांच करने का भी इसे अधिकार है। बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए बनाए गए कानूनों का कार्यान्वयन करना। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि कुछ सामाजिक संगठन होते हैं जो कि बच्चों को संरक्षण, गृह और उनके स्वास्थ्य से संबंधित कार्यों को संचालित करते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यों को संचालित करते हैं। तो ऐसे जितने भी संस्थान होते हैं तो उनकी भी देख रेख करना और उनकी जांच करना कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। और अगर कोई अनिवार्य मतलब कि अगर कोई सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए आयोग को लगता है कि ऐसे काम इनके द्वारा किए जाए तो वो उनके लिए परामर्श भी कर सकती है उन्हें। तो ऐसे कुछ काम हैं जो कि आयोग के द्वारा किए जाते हैं। बच्चों के कल्याण तथा राहत प्रदान संबंधी मुद्दों को उठाना, तो ये तीनों काम इसके हैं, तो ये सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की निरर्हताओं का वर्णन है। तो देखिए इसकी निरर्हताओं का वर्णन किया गया है किसमें, धारा 7 में। कुछ अन्य धाराओं की बात करते हैं तो धारा 3 में आयोग की संरचना, गठन और मुख्यालय की बात कही गई है। धारा 4 में इसके अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति की बात कही गई है। धारा 5 में पदावधियाँ जो कि 3 वर्ष 65 वर्ष अध्यक्ष के लिए, 3 वर्ष 60 वर्ष सदस्यों के लिए। और धारा 6 में इसकी वेतन तथा भत्तों का निर्धारण किया गया है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय के जितने भी अध्यक्ष सदस्य होंगे, और राज्य में बात करें तो राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है। और एक बात जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था एनजीटी में कि एक बार इनकी नियुक्ति हो जाने के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन इनके सेवा शर्तों में नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के बाल अधिकार संबंधी अभिसमय को स्वीकार किया था। तो इसे स्वीकार किया था भारत ने 11 दिसंबर 1992। इसी के तहत आगे चल के इसी महासभा में ये जो बाल अधिकार संबंधी अभिसमय है, इसी में ये निर्देश दिया गया था कि जितने भी राष्ट्र होंगे जो कि इसके लिए मतलब जो इसे अपने यहाँ अंगीकृत कर रहे हैं, अर्थात भारत के द्वारा जैसे इसमें हस्ताक्षर किया गया तो उसने इसे स्वीकार किया, अंगीकृत किया। तो इसमें यह निर्देश किया गया है कि बाल से संबंधित आपको काम करने पड़ेंगे, आयोगों का गठन करना पड़ेगा, तो संबंधित मतलब उचित कदम आपको उठाने पड़ेंगे। तो इसी के तहत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का निर्माण किया गया और आगे चल के आयोग का निर्माण किया गया। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार किन आधारों पर किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है? तो अन्यत्र कहीं सवेतन नियोजन में लगा हो, बिल्कुल हटा सकती है। कार्य से इंकार करना या कार्य में असमर्थता, बिल्कुल हटा सकती है। सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया या विकृति चित्र घोषित करना, बिना अनुमति के 3 क्रमवर्ती बैठकों में अनुपस्थित, तो ये सभी हमारे इसके लिए राइट आंसर होने वाले हैं, उपरोक्त सभी। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया है 22 दिसंबर 2007 को। राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन 22 दिसंबर 2007। राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय, तो इसका देखिए मुख्यालय नर्मदा भवन अरेरा हिल्स में है।
और राजीव गांधी भवन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग का जो मुख्यालय है वो राजीव गांधी भवन में, और यहाँ पे वल्लभ भवन ये हमारे राज्य का सेक्रेटरीट है, अर्थात यहाँ पे सचिवालय, जिसे हम हिंदी में सचिवालय कहेंगे, तो यहाँ पे वल्लभ भवन में राज्य सरकार का सचिवालय है, और यहीं पे मुख्यमंत्री का कार्यालय भी, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का कार्यालय भी है। और यहाँ पे श्यामला हिल्स की बात करें तो श्यामला हिल्स में वन विहार तथा मुख्यमंत्री का निवास, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो श्यामला हिल्स में है, और मुख्यमंत्री का निवास भी यहाँ पे है। आगे देखते हैं, राज्य बाल आयोग किस प्रकार की रिपोर्ट राज्य सरकार को देता है। तो देखिए, वार्षिक रिपोर्ट तो ये निरंतर देता ही रहता है, और कुछ विशेष रिपोर्टें हैं, अगर राज्य सरकार अनुरोध करता है किसी आयोग से तो उसे विशेष रिपोर्ट भी संबंधित विषय पर प्रदान करनी पड़ेगी। राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों की योग्यताओं में शामिल नहीं है। तो देखिए, जैसे कि सदस्यों की जो योग्यताएं हैं, 6 विषय हैं जिनमें 6 सदस्यों को नियुक्ति की जाती है, तो आपको इनसे से बताना है कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो बालक स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण और बाल विकास से संबंधित विषयों से में जो विशेषज्ञ होगा उसकी नियुक्ति की जाएगी। किशोर न्याय या अपेक्षित या वंचित वर्ग बच्चों की देखभाल से संबंधित, बाल मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान से संबंधित और बच्चों से संबंधित कानून। इसके अतिरिक्त शिक्षा तथा बाल श्रम या बच्चों में तनाव का उन्मूलन से संबंधित विषयों पर जो भी योग्यता रखते होंगे या कि अनुभवी व्यक्ति होंगे, उनको सदस्य के तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो ये चारों इसकी योग्यताओं में शामिल हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इनमें से कोई नहीं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, राज्य बाल संरक्षण आयोग से संबंधित नहीं है। तो देखिए, राघवेंद्र शर्मा वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उषा चतुर्वेदी इनसे पहले अध्यक्ष रही हैं राज्य बाल संरक्षण आयोग की, तो ये दोनों हमारा राइट आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट